हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज हम शुरू करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और भाई बहुत अच्छे से कमांड करनी है आपको इस टॉपिक पे, फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको इस लेक्चर में आपको प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम, ये दो कंसेप्ट जो मेजर कंसेप्ट हैं वो सिखाने जाए, उसकी प्रैक्टिस कराई जाए। ठीक है, तो हेलो, हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। अब देखो, सबसे पहले हम फ्लो की बात करेंगे, टाइप ऑफ फ्लो। अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो यहां फ्लो कैसे होते हैं, तो आइडियल फ्लो, आइडियल फ्लो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइडियल फ्लो होता है बेटा, जैसे मान लो ये कोई ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक, और ऐसे यहां पे पॉइंट ए है तो इसकी वेलोसिटी है v1 वेलोसिटी, और यहां पॉइंट बी है, इसकी वेलोसिटी है vb। तो आइडियल फ्लो हम बोलते हैं कि जिस भी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी या प्रेशर या डेंसिटी उस जगह पे तीनों टाइम के इंडिपेंडेंट हो। मतलब इस पॉइंट से जितने भी मॉलिक्यूल गुजर रहे हैं किसी भी टाइम, अब गुजरे हैं, पहले गुजरे थे या बाद में गुजरेंगे या गुजर रहे हैं, वो सबकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, v1। और यहाँ पे जितने भी पार्टिकल हैं उन सब की बी पॉइंट पे वेलोसिटी v2। अब v1 v2 के बराबर होगी ऐसा जरूरी नहीं है। आइडियल फ्लो का मतलब है कि वेलोसिटी इंडिपेंडेंट हो जाए टाइम के। ठीक है, तो आइडियल फ्लो जो फ्लो होता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल एट एनी पॉइंट will be will be equal to velocity of preceding molecule। ठीक है बेटा, preceding molecule मतलब उससे पहले जो गुजरा था उसके बराबर। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी एट एनी पॉइंट, एट अ पॉइंट will be independent of time। ठीक है बेटा, will be independent of time, इससे भी कह सकते हैं। तीसरा, जैसे ये हमने वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी की बात करी, अब आप ये कह सकते हो कि जैसे किसी भी पॉइंट ए बी पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, टाइम के साथ नहीं बदलेगी। और क्या कह सकते हैं बेटा, देखो अब एक बात सोचो, जो मॉलिक्यूल जिस रास्ते को फॉलो करते हैं, ऐसे मान लो ये मॉलिक्यूल ये इस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। ठीक है, स्ट्रीम लाइन। तो आइडियल फ्लो के दौरान इट इज द पाथ फॉलोड बाय molecules in ideal flow। ठीक है, स्ट्रीम लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, ध्यान रखना। अब देखो, स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। और बच्चों अगर हायर द स्पीड ऑफ फ्लो, भाई देखो एक बात सोचो, मतलब अगर आइडियल फ्लो हो रहा है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के रास्ते को बिना या टकराए बिना चलेंगे ना, तो ऐसे ऐसे, तो यहां नैरो हो गया, तो यहां लाइनें क्लोज हो गई, यहां गैप ज्यादा है, ऐसा समझ लो। ठीक है, हायर द स्पीड ऑफ फ्लो, स्पीड ऑफ फ्लो क्लोजर विल बी, क्लोजर विल बी लाइंस। ठीक है, लाइंस क्या हो जाएंगी बेटा, क्लोजर नहीं हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो जितना ज्यादा स्पीड होती जाती है, अब इसका रीजन एक और भी है, बताऊंगा मैं आपको अभी टॉपिक में।
तो ये होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, आइडियल फ्लो इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। अब देखो यहां एक और फ्लो की बात कर सकते हैं बच्चों हम, जिसको बोलते हैं लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो ये क्या होता है, जैसे आप ने पानी को बहते हुए देखा होगा, तो जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो ज्यादा स्पीड से चलता है, नीचे वाले सरफेस कम स्पीड से चलते हैं। तो जब पानी या कोई लिक्विड चलता है तो ऐसे फ्लो करती है लेयर, ऐसे। सबकी स्पीड अलग अलग होती है बेटा, जैसे इसकी स्पीड अलग, इसकी अलग, इसकी कम, इसकी कम। तो ऐसे जब फ्लो करता है ये लेयर की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो, ठीक है। पैरेलल है स्ट्रीमलाइंस लेकिन अलग अलग स्पीड है। ये आपने देखा होगा धूप बत्ती जैसे जलाते हैं, तो धूप बत्ती जब जलाते हैं तो फ्लो जो होता है ना, ऐसे धुआं लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है, बाद में यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाता है। तो जब ये मिक्स करना शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं टर्बुलेंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं लेमिनार, ठीक है। तो लेमिनार स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है। लेमिनार फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, बस पैरेलल स्ट्रीम होती है, अलग अलग स्पीड से चलती है। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है, देखो बेटा यहां लिख देता हूं मैं, टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है। ऐसा तो जैसे मान लो ये लेयर जा रही है आपस में, ऐसे ऐसे मिक्स कर गई। कई बार ऐसा होता है ना, फ्लूइड ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे टर्बुलेंट, जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आ गया सामने तो ये ऐसे मूव कर जाएंगी लेयर, ठीक है। तो ये सब, या ऐसे जैसे यहाँ पे मैंने बताया धूप बत्ती में कि ऐसे जा रही है गैसेस और ऐसे लेयर आपस में मिक्स कर जाती है, तो ये टर्बुलेंट फ्लो है। तो यानी कि टर्बुलेंट इज नॉन आइडियल फ्लो, ठीक है बेटा, नॉन आइडियल फ्लो। तो अगर स्पीड किसी फ्लो की बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो टर्बुलेंट फ्लो की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये टाइप ऑफ फ्लो है, हमें कौन से फ्लो से मतलब है अभी, अभी जो हम सारी थ्योरी पढ़ रहे हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो से मतलब है, तो अब देखो जरा ऐसे सोचो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करेंगे, देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है। हाँ नहीं, स्ट्रीमलाइन फ्लो तो मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है बेटा। इसको समझने की कोशिश करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जैसे कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है, ये एरिया A1 है, ये A2 है, और इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अच्छी बात है ना। यहां स्पीड V1 से चला फ्लूइड, और यहां पे कितनी हो गई स्पीड V2, ठीक है। तो हम इन एरिया में और वेलोसिटी में रिलेशन पता करने जा रहे हैं। देखो मैंने यहां पे ना एक थिकनेस ली डेल्टा x1, मान सकते हैं बच्चों, और यहां एक थिकनेस ली डेल्टा x2, ठीक है बेटा, डेल्टा x2 और ये डेल्टा x1। अब देखो यहां से देखते हैं कि कितना मास पर सेकंड एंटर कर रहा है, मास एंटर पर सेकंड। तो क्या होगा बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा ना, इतने टुकड़े का। तो इस चैप्टर में वॉल्यूम को ना बेटा हम डेल्टा क्यू से लिख लें, वॉल्यूम मतलब जो भी। तो मैं देख रहा हूं कि डेल्टा टी टाइम में मान लो इतने हिस्से में, ये जो येलो कलर है, डेल्टा क्यू वॉल्यूम एंटर कर गया ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, डेंसिटी मास कितना होगा, मास होना चाहिए बेटा ऐसे डेल्टा एम बाय डेल्टा टी, और डेल्टा एम कितना होगा बताओ जरा, एरिया इंटू वॉल्यूम नहीं होगा बच्चों, वही गलत लिख दिया, गलत लिख दिया।
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन डेल्टा टी। अच्छा यहां पे ध्यान रखना, आइडियल फ्लूइड है, तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है बेटा, नॉन विस्कस होता है ना, और इनकंप्रेसिबल, तो कंप्रेसिबल नहीं है, तो यहां पे और यहां पे डेंसिटी क्या रहेगी, सेम। ठीक है, अब देखो, तो रो इंटू डेल्टा क्यू, और ये एम ऐसे, मुझे बताओ बेटा ये कितना होगा, डेल्टा एम वन बाई डेल्टा टू, रो ए वन डेल्टा एक्स वन बाई डेल्टा टी। अब एक बच्चा कह रहा है सर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी पता है क्या होगा, रो ए वन वी वन, तो डेल्टा एम वन बाई डेल्टा टी, रो ए वन वी वन, ऐसे लिख सकते हैं ना, समझ में आया बच्चों, ऐसे। और मास लीव पर सेकेंड, ठीक है, कितना हो जाएगा, डेल्टा एम टू बाई डेल्टा टी, वहां से कितना मास एंटर कर रहा है, लीव कर रहा है, तो रो ए टू वी टू। सिमिलरली लिख सकते हैं बेटा कि भाई जितना मास यहां से एंटर करा उतने को तो लीव करना भी पड़ेगा, तो ये एंटर किया था, ये लिखा, अब ये दोनों तो बराबर होने चाहिए लॉजिकली, तो देखो, तो अगर ये बराबर है बेटा, तो डेल्टा एम वन बाई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एम टू बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो रो ए वन वी वन इक्वल टू रो ए टू वी टू, रो से रो कट गया, ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, और क्या लिख सकते हैं इसे, ए इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ए इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या आएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। अगर आप किसी जगह एरिया बढ़ाते हो तो स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड मतलब समझते हैं इसको एक बार, चलो ऐसे सोचो, अच्छा अगर ये डेंसिटी हटा दी जाए तो ये क्या था, वॉल्यूम था ना, है ना, तो वॉल्यूम और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी स्पीड हो गया, तो ये क्या है, वॉल्यूम पर सेकेंड, है ना। तो देखो आपने देखा कि यार यहाँ पे जो डेंसिटी हट जाती है जब, तो ये वॉल्यूम पर सेकेंड बनता है, बस समझ रहे हो यार, मैं लिख देता हूँ डेल्टा एम बाई डेल्टा टी, यहाँ पे अलग से समझा देता हूँ, एरिया इंटू वी वन इंटू रो, है ना, तो अगर डेंसिटी हटा दी जाए तो वॉल्यूम पर सेकेंड नहीं हो गया ये, है ना, तो ये वॉल्यूम पर सेकेंड हो गया डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो हमें पता लगा कि किसी भी ट्यूब के अंदर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ए वी, है ना, ये कांस्टेंट होता है, और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है रेट ऑफ फ्लो। थोड़ा यहां ध्यान देना बेटा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो और रेट ऑफ फ्लो अलग अलग बात है, वेलोसिटी है वी, वो हर जगह बदल सकती है, यहां अलग हो सकती है, यहां अलग 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 और होगी, है ना, लेकिन रेट ऑफ फ्लो होता है हर जगह कांस्टेंट होता है पूरी ट्यूब में। अब ये ट्यूब नहीं होती, एक होता है ट्यूब ऑफ फ्लो, मतलब किसी भी ट्यूब ऑफ फ्लो, मतलब एक होता है ट्यूब में फ्लो कर रहा है, एक होता है ट्यूब ऑफ फ्लो। ये क्या होता है, मतलब पानी, जैसे अगर में एक गिलास पानी है, पानी से ऐसे गिलास से पानी गिराऊं तो ट्यूब की तरह बनता है ना, तो उसको भी हम इसी में काउंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्यूब ऑफ फ्लो। तो उस केस में भी हमें समझ में आया कि बेटा रेट ऑफ फ्लो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ए इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड ट्यूब ऑफ फ्लो। क्लियर है, अब देखो, सोचो बच्चों, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद ऐसे समझो, रेट ऑफ फ्लो इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो यानी कि हर पॉइंट पे ये कांस्टेंट रहेगा, ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, यानी कि ऐसा कुछ हो गया, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो यानी कि या वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जहां एरिया ज्यादा होगा वहां स्पीड कम होगी, और जहां एरिया कम होगा वहां स्पीड ज्यादा होगी। तो जैसे यहां नैरो हो गया ट्यूब, तो नैरो ट्यूब होगी तो इसका मतलब स्पीड ज्यादा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं ए इंटू वी के बीच में ग्राफ, तो स्पीड बढ़ेगी तो एरिया कम होता जाएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ाने से एरिया कम होता जा रहा है। क्लियर है बच्चों, तो ये हो गया रेट ऑफ फ्लो। क्लियर है कि रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट रहेगा। समझा बच्चों, तो ये हमने ये बातें समझी। अब मैं इसके एग्जांपल दिखाता हूं आपको, क्या क्या एग्जांपल है। जैसे बेटा देखो,
पानी गिर रहा है ऐसे, ये एरिया A1 था, ये A2 था, ठीक है। एरिया मतलब जैसे देखो, ऑब्वियसली पानी ऊपर से गिरता है तो ऐसे छोटा होता जाता है ना, जैसे गिलास से पानी गिर रहा है, ऐसे होता जा रहा है नीचे की तरफ पतला। तो मैं आपसे पूछूं भाई ऐसा क्यों हो रहा है पानी, तो आप बता सकते हो सर ग्रेविटी से स्पीड बदल रही है, बढ़ती जा रही है स्पीड ग्रेविटी की वजह से, तो स्पीड बढ़ रही है तो एरिया कम होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। क्लियर है बेटा? बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये देखो, मान लो ये पानी का पाइप है, ठीक है, तो इसे ऊपर की तरफ चला दिया हमने तो पानी ऐसे जाएगा ना बच्चों, फाउंटेन बनेगा, ठीक है। देखना एरिया बढ़ता जा रहा है ना, क्यों बढ़ रहा है, ये फाउंटेन क्यों बनता है, तो ग्रेविटी से स्पीड कम होती है, ग्रेविटी की वजह से स्पीड कम होती है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई? अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है तो स्पीड कम होती है फ्लूइड की, और एरिया कम होता है तो स्पीड बढ़ती है, ठीक है, और एरिया बढ़ता है तो स्पीड कम होती है। अब देखो ये बात आपको क्लियर हुई। अब इसमें कुछ और एक दो चीजें और जोड़ सकते हैं हम, जैसे कई बार ऐसे दो पाइप कनेक्शन मिलेंगे ऐसे, इसका एरिया A1 स्पीड V1, इसका स्पीड V2 एरिया A2, तो पानी ऐसे जा रहा है, यहां से जा रहा है, ये एरिया A, ये स्पीड कितनी होगी, ठीक है। मतलब जैसे दो पाइप कनेक्ट होके एक पाइप बन रहा है, जैसे ये क्वेश्चन वहां भी है, मतलब कुछ बुक्स में मिलेगा आपको, दो नदी आके मिल रही है और फिर एक बड़ी नदी मिल रही है तो बन रही है, तो उसमें फ्लो पूछा जाता है, तो ये सेम वही क्वेश्चन है। आप सोचो बिल्कुल रेट ऑफ फ्लो को ना, बिल्कुल जैसे रेट ऑफ फ्लो होता है डेल्टा Q बाय डेल्टा T, इसको ना करंट की तरह ट्रीट किया करो, करंट की तरह, ठीक है। जैसे वॉल्यूम पर सेकंड तो एक करंट की तरह काम हो गया, जैसे अब चार्ज पर सेकंड करंट होता था ना, तो अगर दो तारों में करंट आ रहा है I1 और I2, तो I1 प्लस I2 टोटल करंट हो जाएगा नहीं, तो बिल्कुल ऐसे ही यहां से फ्लूइड आ रहा है यहां से, तो ये टोटल क्या लिखा जाएगा, डेल्टा Q1 बाय डेल्टा T प्लस डेल्टा Q2 बाय डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों हम, ठीक है। अब देखो, अब इसमें रेट ऑफ फ्लो क्या होगा बेटा, A1 V1 A2 V2 इक्वल टू A इंटू V, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे आपसे छोटे मोटे क्वेश्चन देख लिए जाए, पूछ लिए जाए, जैसे ये निडल है, ठीक है, ये डॉक्टर साहब की इंजेक्शन है, ये है ना सिरिंज, तो इसमें फ्लूइड है, इसका एरिया है A1 है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी है V1 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे स्पीड बतानी है फ्लूइड की, ठीक है। तो देखो हम स्ट्रीमलाइन फ्लो मान के चलेंगे, तो जितना रेट ऑफ फ्लो यहाँ पे है इस क्रॉस सेक्शन में उतना ही यहाँ होना चाहिए, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो A1 1 इंटू 4 इक्वल टू, अच्छा सेंटीमीटर पर सेकंड में रख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, ताकि वहां पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू V2, तो कितना आ जाएगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 4 बाय 0.2 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेशन देख लिया करो, अकेले रिकॉर्डिंग करने में ये प्रॉब्लम होती है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है बेटा, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब जरूरत है कि यहाँ पे एक बहुत बड़े कंसेप्ट को समझा जाए, जिसको बोलते हैं बच्चों बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम। देखो क्या होती है बर्नौली थ्योरम, समझना है बच्चों, जैसे ये पाइप है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका अलग अलग मान लिया हमने, तो ये पाइप है और यहां हमने इस हाइट को मान लिया बच्चों H1, और यहां इस हाइट को मान लिया H2, ठीक है।
ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये स्पीड v1 से चल रहा है और यहाँ पे चल रहा है स्पीड v2, ठीक है। ये A1 एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पे A2। देखो बेटा, सोचो, ये रेफरेंस लेवल है, ठीक है। अब हमें यहाँ ये समझना है बच्चों, बर्नौली ने क्या समझाया कि जैसे मैकेनिकल एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे फ्लूइड के पास भी एनर्जी होती है। एनर्जी तीन वजह से होती है फ्लूइड के पास, एक तो प्रेशर की वजह से, एक उसके मोशन की वजह से, और एक हाइट की वजह से। मतलब जैसे इंजेक्शन होता है, तो इंजेक्शन को डॉक्टर साहब ऐसे दबाते हैं तो अंगूठे से एनर्जी दे रहे हैं फ्लूइड को, तो उसके पास प्रेशर की वजह से एनर्जी होती है, ठीक है। दूसरी मोशन की वजह से आती है, जैसे बाढ़ आ गई तो सबको बहा ले जाती है, तो मोशन की वजह से उसके पास एनर्जी है। तीसरी पोटेंशियल एनर्जी, हाइट की वजह से, जैसे पानी बहुत ऊंचाई पर है, डैम ऊपर से गिर रहा है तो टरबाइन वगैरह घुमाते हैं, बिजली बनाते हैं, तो हाइट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से एनर्जी है, ठीक है। तो बर्नौली ने तीन एनर्जी पता करी और इन तीनों के सम के बारे में समझा, ठीक है। तो देखा ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करी जाए तो कांस्टेंट रहता है इन तीनों का सम। तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जैसा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात पता लगी और उसके बाद बहुत सारी चीजें इजी वे में सॉल्व की जा सकती है, ठीक है। तो देखो चलो पहले हम बर्नौली थ्योरम समझ लेते हैं। पहले स्टेटमेंट लिख दूं, अ फ्लूइड, एन आइडियल फ्लूइड, मतलब विस्कस फ्लूइड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर विस्कोसिटी है तो नहीं, आइडियल मतलब आइडियल की प्रॉपर्टी, आइडियल फ्लूइड may have energy due to pressure, velocity and gravity. Sum of these energy per unit volume is constant at any point of ट्यूब ऑफ फ्लो, ठीक है। इस पूरे में कहीं पे भी वो कांस्टेंट रहेगा, तीनों का सम। अब इसको प्रूव करते हैं बेटा। देखो, लेट डेल्टा वी इज सर्टेन अमाउंट certain volume of mass डेल्टा एम। मान लो यहां पे डेल्टा एम मास लिया आपने, ठीक है, और उसे यहां से यहां भेजना है। तो ये तो कॉमन सेंस है भाई, फ्लूइड को चलाने के लिए, जैसे ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, फ्लूइड को चलाने के लिए हम थर्मो में पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, प्रेशर डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। तो प्रेशर डिफरेंस से ये फ्लूइड फ्लो करेगा, ठीक है। तो देखो, तो लेट डेल्टा वी is certain volume of delta m, work done to move delta v from a to b। इन दोनों पॉइंट के नाम, इसका a रख लो, इसका b रख लो, ठीक है बेटा, a से b तक ले जाने में। तो वर्क डन होगा a to b, कितना प्रेशर डिफरेंस है, P1 माइनस P2। P2 डेल्टा v होता है नहीं बच्चों फॉर्मूला, P डेल्टा v, तो P डेल्टा V मतलब प्रेशर डिफरेंस इनटू वॉल्यूम, लिख दिया। अब देखो, चेंज इन एनर्जी ड्यू टू दिस वर्क कितना होगा बेटा, चेंज इन एनर्जी, बोलो टोटल एनर्जी में चेंज कितना आएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वायर, मान लो वेलोसिटी भी है, इसी मास का वॉल्यूम हमने लिखा है, तो प्लस डेल्टा एम जी एस टू माइनस हाफ डेल्टा एम वन वी स्क्वायर प्लस डेल्टा एम जी एच वन, ठीक है। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड के बराबर कर दो, P1 माइनस P2 डेल्टा वी, ठीक है, हाफ
डेल्टा एम V2 स्क्वायर प्लस डेल्टा एम GH2 माइनस हाफ डेल्टा एम V1 स्क्वायर प्लस डेल्टा एम GH1। ठीक है, समझ में आया बच्चों? P1 माइनस P2 हाफ, ये डेल्टा भी यहाँ डिवाइड कर दो बच्चों। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है भाई? डेल्टा एम बाय डेल्टा वी। हर जगह जब डिवाइड करोगे तो डेंसिटी नहीं हो जाएगा? V2 स्क्वायर रो GH2 हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो G। ठीक है, अब देखो बेटा, तो 1 वाले एक तरफ हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1। ठीक है, और इक्वल टू P2 प्लस 2 वाले इधर ले गए, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये क्या बात है? इन तीनों का सम दोनों पॉइंट पे बराबर है, यानी कि बीच में भी अगर कोई एक और पॉइंट ले लें वहां पे भी सेम होगा। तो हमें तो पता लगा कि भाई यहां लिख लेते हैं कि प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये बात पता लगी। ठीक है बच्चों, चलो मजेदार बात है। अब सोचो, अगर इफ H1 इक्वल टू H2 हो जाए, ठीक है, अगर H1 H2 के बराबर हो जाए तो ये टर्म दोनों जगह से कट नहीं जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा बेटा? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या समझ में आया कि अगर मान लो एक हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है, ठीक है, उस जगह हाइट का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इन दोनों का सम, प्रेशर और इस टर्म का सम कांस्टेंट रहेगा। यानी कि हमें एक बात पता लगी, जहां पे प्रेशर कम होगा वहां पे स्पीड ज्यादा होगी, और जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा। बहुत काम आने वाली बात है ये। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें सिखाता हूं। देखो, ये काइनेटिक एनर्जी थी, आपने इसे वॉल्यूम से डिवाइड किया तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गई, तो हाफ रो V स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी थी, इसे आपने वॉल्यूम से डिवाइड किया तो रो GH, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इन तीनों का सम कांस्टेंट है, यानी कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों क्वांटिटी का सम कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपसे बोला जाए कि बर्नौली थ्योरम क्या रिप्रेजेंट करती है, तो आप क्या याद रखेंगे? इट रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान रखना है। अब देखो, इसके बाद अब सोचो, देखो, अब मैं यहां पे एक और चीज बता रहा हूं आपको। तो स्टेटमेंट समझ में आ गया, और लिमिटेशन क्या है, कब फेल हो जाएगी? जब विस्कस फ्लूइड होगा, आइडियल फ्लूइड नहीं होगा, आइडियल फ्लो नहीं होगा तो ये फेल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, मैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH, ये कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, मैं इसे डिवाइड करने जा रहा हूं किस चीज से? रो से। P प्लस, मैं इसे डिवाइड करने जा रहा हूं रो G से, रो G V स्क्वायर बाय 2G प्लस H इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो तीन टर्म है बेटा, ये प्लस ये प्लस ये, इन तीनों का सम हर जगह क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इसे बोलते हैं बच्चों प्रेशर हेड। ठीक है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड। ठीक है, और इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड। ठीक है, तो इन तीनों का सम कांस्टेंट। प्रेशर हेड मतलब ये हाइट की वजह से प्रेशर है। ठीक है, तो हेड मतलब जैसे हम इसमें बैरोमीटर में बोलते थे ना, मरकरी में, उसके हिसाब से लिखा गया ये। ठीक है, कि मतलब हेड मतलब हाइट, तो मतलब ये प्रेशर, तीनों का टर्म प्रेशर के टर्म में लिखा जा सकता है। देखो बेटा, तो मतलब ये डिस्टेंस के लिए होता है। डिस्टेंस देखो, ये V स्क्वायर बाई 2G। अब ऐसे सोचो, एक पत्थर को ऊपर फेंको, अगर आपने पत्थर ऊपर फेंका स्पीड V से, तो कितनी ऊंचाई तक जाता है? V स्क्वायर बाई 2G ना। और देखना, आपने पढ़ा था P इक्वल टू रो GH, है ना? तो H यहां से P बाई रो G। तो ये सारी डिस्टेंस है, तीन डिस्टेंस है जिनके सम क्या है? कांस्टेंट है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, अब देखो बेटा,
अब हम बर्नौली थ्योरम के एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। साथ साथ मैं आपको यहां बता दूं कि हमने ये पढ़ा कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। देखो बच्चों, इसे बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट, ठीक है। मतलब क्या है ये कि अगर किसी दो पॉइंट पे प्रेशर में डिफरेंस है तो वहां स्पीड में डिफरेंस हो जाएगा, या अगर दो पॉइंट पे अलग अलग स्पीड है फ्लूइड की तो वहां प्रेशर डिफरेंस जरूर होगा उन दो पॉइंट के बीच में। तो अगर आपको दो पॉइंट पे स्पीड का डिफरेंस पता है तो वहां प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो उन दो पॉइंट पे, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया कि स्पीड कहीं पे ज्यादा होगी तो वहां प्रेशर कम, जहां पे स्पीड कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। पहले मैं बर्नौली थ्योरम के आपको थ्योरेटिकल एग्जाम्पल बता देता हूं बेटा। एग्जाम्पल ऑफ बर्नौली थ्योरम, एग्जाम्पल ऑफ बर्नौली थ्योरम। देखो जैसे एग्जाम्पल ऑफ बर्नौली थ्योरम में बात करते हैं। सबसे पहले जैसे अगर तूफान जब आता है तो जो टीन शेड होते हैं बच्चों वो उड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहां से फ्लूइड आ रहा है ऐसे ऐसे, और ये साइलेंट एयर है तो यहाँ पे पी नोट होगा प्रेशर, यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम, ठीक है। तो स्पीड बढ़ने से प्रेशर कम, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर क्या करेगा बेटा, समझ में आया। ऊपर हवा तेज चल रही है तो स्पीड ज्यादा है, हमने पढ़ रखा है, इसको याद रख लो बस, हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम, तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा प्रेशर कम। अंदर साइलेंट एयर है तो ऊपर की तरफ उठा देगा छत को ये प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर काफी अच्छा प्रेशर होता है बेटा एटमॉस्फेयर का, है ना। तो देखो ये ऊपर उठ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देखो बेटा ये तो हमने बात समझी प्रेशर की। और भैया दूसरा एग्जांपल, लिफ्टिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। ऐसे समझो बच्चों, एयरक्राफ्ट जो होता है ना, एयरक्राफ्ट किसने बनाया था, राइट ब्रदर ने या रोंग ब्रदर ने। तो राइट ब्रदर्स ने बनाया था। तो उन्होंने क्या देखा था कि जैसे जो ग्लाइडर होता है ना, चील जो होती है वो ऐसे ट्विस्ट करती है बस पंखों को। तो उन्होंने इसी बात पे कंसेप्ट पे बनाया कि मान लो एक्चुअल में तो एरोप्लेन ऐसे होता है, लेकिन अब तुम्हें ध्यान देना है कि एरोप्लेन की विंग्स जो होती है ये क्रॉस सेक्शन ये कुछ ऐसा होता है। और जब पहले एरोप्लेन टेक ऑफ लेता है तो सारी एयर जो आ रही होती है वो यहां से जाती है बच्चों ऐसे, ठीक है। और यहां वाली एयर ऐसे जाएगी, ठीक है। रिटार्ड मतलब ये विंग्स डाउन कर दिए जाते हैं ये ऐसे। तो ये डाउन कर दिए तो ये ऊपर से जा रही है तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो गई। विंग्स के मतलब विंग ऐसे होते हैं, ऐसे चल सकते हैं। तो जब टेक ऑफ लेना होता है तो विंग्स डाउन होते हैं और ऐसे चल जाता है। तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा, यहाँ स्पीड कम, तो नीचे का प्रेशर ज्यादा है तो ऊपर उठा देगा इसको, ठीक है। तो टेक ऑफ ले जाएगा ये। तो ये मैग्नस इफेक्ट ही तो है। मैग्नस इफेक्ट हो या बर्नौली का एग्जाम्पल, बर्नौली थ्योरम का एग्जाम्पल। अब जब इसको लैंडिंग करनी होती है तो विंग्स ऐसे उठ जाती हैं ऐसे। तो अब एयर यहां से जाएगी तो यहाँ प्रेशर डाउन हो जाएगा, ऊपर ज्यादा तो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है बेटा। ऐसे यहां स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ऊपर स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। और एग्जांपल देखो, जैसे दो पानी के जहाज हैं वो हमारी तरफ आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। सोचो बच्चों इस तरीके से। तो जब वो पास पास आते हैं, मतलब ऐसे जा रहे हैं, जब वो पास पास आते हैं बच्चों तो ये एरिया कम हो जाता है। और ये एरिया कम होने से यहां पे स्पीड क्या हो जाती है बेटा। अब देखो जैसे से ये पानी ऐसे जा रहा होता है ना, जब ऐसे जा रहे हो तो यहां पे ऐसे स्पीड बढ़ जाएगी पानी की,
स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ने से आपको पता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो जैसी स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर यहां क्या हो जाएगा बच्चों, कम। तो इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर क्या कर जाएगा बच्चों, इसको ऐसे बढ़ा देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है स्पीड यहां पे क्या होनी चाहिए बच्चों, यहां पे मतलब इनके बीच में जैसे जैसे गैप कम होगा, थोड़ा ध्यान से समझना, जैसे जैसे गैप कम होगा ए इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एरिया कम होने से यहां पे स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ने से ये इसको तोड़ देगा, ठीक है, मतलब टकरा जाएंगे आपस में। इसी तरीके से जब ट्रेन की पटरी के आसपास आप चल रहे हैं, ठीक है, तो उससे थोड़ा दूर रहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर जब ट्रेन चलती है तो उसके आसपास से एयर ड्रैग होती है, तो एयर ड्रैग होने से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बेटा। मतलब जो एयर की तरफ है, मतलब ये हिस्सा मान लो ट्रेन की तरफ है, तो यहां एयर जा रही है ना, तो यहां प्रेशर ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगी ट्रेन की। दोबारा बताता हूं, जैसे मान लो ट्रेन के आसपास से गुजर रहा है कोई आदमी, ट्रेन ऐसे जा रही है, ये सामने से आ रही है ट्रेन, ठीक है, और ये ऐसे आ रही है, तो इसके बराबर से ना एयर जारी होती है ड्रिफ्ट करके, वो एयर की स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और तो यहां प्रेशर कम हो जाएगा, और यहां आदमी खड़ा है, ये देखो इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि साइलेंट एयर है, तो इसको धक्का दे सकता है ये प्रेशर इधर की तरफ, तो जिससे ट्रेन की चपेट में आ सकता है। समझ में आया बच्चों, तो ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ये मैग्नस इफेक्ट या बर्नौली थ्योरम का ही एग्जाम्पल है। तो देखो बच्चों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हैं। जैसे मान लो ये कार है, ठीक है, जो स्पोर्ट्स कार होती है ना बेटा, उनका ग्राउंड क्लियरेंस ना बहुत कम होता है ऐसे, तो जब वो आगे चल रही होती है तो ऐसे यहां से एयर जा रही है, तो जितना कम होगा ये ग्राउंड क्लियरेंस, जितना कम होगा उतनी एयर की स्पीड ज्यादा होगी, और एयर की स्पीड ज्यादा होगी तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा बच्चों, कम, ऊपर का एयर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये बिल्कुल चिपक के चलेगी। तो जो स्पोर्ट्स कार होती है बहुत जमीन से अटैच रहती है ना, और जो बच्चों वो वाली गाड़ी होती है जैसे एसयूवी वगैरह, उनका गैप ज्यादा होता है, तो वो स्पीड भी कम रखते हैं उनकी। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो और केसेस देखो, जैसे ये होता है स्प्रेयर, अब इस पे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, स्प्रेयर या एटोमाइजर, ठीक है, लेकिन फिलहाल ऐसे ही। अब देखो देखो बेटा, जैसे मान लो आपको ये दवाई है, ठीक है, इसमें दवाई रखी है मच्छर वच्छर मारने वाली, और आपको वीडियो चल रही है बच्चों, और आपने यहां से इसको पुश किया हैंडल को, ठीक है, तो इसमें एयर है ये, तो देखो जैसे यहाँ पे एरिया बड़ा है तो यहाँ पे स्पीड कम होगी एयर की, लेकिन ये एरिया कम हो गया तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी एयर की, स्पीड ज्यादा तो यहाँ प्रेशर डाउन होगा, प्रेशर डाउन होगा तो ये लिक्विड क्या होगा बच्चों, ऊपर राइज करेगा ना, ऊपर उठेगा भाई, इसके ऊपर प्रेशर, इतनी ज्यादा स्पीड से एयर चल रही है कि प्रेशर डाउन हो गया, तो ये लिक्विड की ड्रॉप ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर आएंगे तो गर्दन साफ इनकी, और ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है, समझो बच्चों। तो छोटे 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 पार्टिकल्स में ये टूट गई ना, तो दैट इज कॉल्ड स्प्रेयर एटोमाइजर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऐसे ही कुछ और एग्जांपल है बेटा, जैसे जैसे ये क्वेश्चन है कि स्विंग ऑफ बॉल, बॉल का स्विंग करना, ठीक है, जैसे मान लो बच्चों हवा इधर से आ रही है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, ठीक, अब देखो, और तुमने ये बॉल फेंकी ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ये बॉल को बच्चों ऐसे आना पड़ेगा, बॉल ऐसे आएगी, ठीक है। अब हाँ सुनो, थोड़ा ध्यान से समझाता हूं।
अगर जैसे एक तरीका होता है बॉल को ऐसे फेंक दो आप, सीधे सीधे जाएगी, ऐसे टप्पा खा जाएगी। लेकिन अब हवा चल रही है और आपने बॉल को सीधे ऐसे ना फेंक के थोड़ा स्पिन किया ऐसे, ओ कैसे ऐसे, तो जब बॉल स्पिन होगी बच्चों तो उसके आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल हैं उनको ड्रैग करेगी ना ऐसे। तो यहाँ पे जो एयर होगी नीचे इसके, हवा उधर से आ रही है तो उनको स्पीड बढ़ेगी नहीं, थोड़ी सी हवा ऐसे आ रही थी और मॉलिक्यूल को ऐसे ड्रैग किया इसने बॉल ने, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस समथिंग थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और इसके जस्ट ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो नीचे स्पीड ज्यादा ऊपर स्पीड कम, तो मैग्नस इफेक्ट आ गया नहीं, नीचे स्पीड ज्यादा ऊपर कम, तो नीचे प्रेशर कम हो गया, तो ऊपर का प्रेशर इसको क्या करेगा बच्चों, पहले डिफ्लेक्ट कर देगा नहीं। तो जहां इसको यहां आना था अब ये ऐसे आएगी, अगर मैं इसको ऐसे स्विम कर दूं बिल्कुल ऐसी, अगर बॉल सीधी जा रही है अगर आप ऐसे फेंको तो सीधी जाएगी, अगर आप उसको ऐसे घुमा दो तो बॉल लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर उल्टा घुमाओ तो बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी ड्यू टू मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, इसके दो साइड में प्रेशर डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये क्या था, स्विंग ऑफ बॉल। अब इसके बाद अब बेटा हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, अब हर कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, हर केस को समझेंगे बढ़िया से, तसल्ली से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। चलो पहला क्वेश्चन, जैसे ये है कैलकुलेशन, बेटा ध्यान रखना, देखो गड़बड़ हो जाती है कई बार मुझसे। ये A1 इसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर और ये A1 है 1 मीटर स्क्वायर, इसमें फ्लूइड मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड है बच्चों V1 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्पीड पूछी है और पानी का ही क्वेश्चन है ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, तो आपसे प्रेशर डिफरेंस भी पूछा है PA माइनस PB और ये वेलोसिटी भी। तो देखो सोचो बेटा, जैसे सबसे पहले आपसे मतलब दो बातें पूछी, तो V2 और एक PA माइनस PB। तो बेटा ये आइडियल फ्लूइड मानते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो A1 कितना है 2, V1 कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, A2 कितना है, और ये A2 होगा ना, A2 कितना है 1, V2 V2 कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब प्रेशर डिफरेंस PA माइनस PB, अब देखो P1 PA प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इक्वल टू PB प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। ठीक है, अब H1 H2 तो है ही नहीं ना, रेफरेंस लेवल ही है, H1 H2 है ही नहीं, तो इनको हटा दो, है ना। बर्नौली थ्योरम लगाई मैंने A और B पे, तो देखो PA माइनस PB कितना आ जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, हाफ रो कितना है बच्चों, डेंसिटी बताओ 10 की पावर 3, V2 कितना है 8 का स्क्वायर, V1 कितना है 4 का स्क्वायर। देखो हाफ 10 की पावर 3 64 माइनस 16। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 48, है ना, 24 इंटू 10 की पावर 3 ये आ जाएगा लगभग। ठीक है, चेक कर लेने एक बार, इतने पास्कल आ जाएगा प्रेशर, फिर प्रेशर डिफरेंस। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे ओ अगर ये ऐसे मिल जाए, कैसे, ये पाइप ऐसे A2 वही है 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर, A1 2 मीटर स्क्वायर, V1 है 4 मीटर पर सेकेंड, V2 पूछा है, और A और B के बीच में प्रेशर डिफरेंस, हाइट है 10 मीटर, पानी ऐसे आ। ठीक है, तो देखो बेटा ये तो ऐसे ही, अभी भी स्पीड में तो सेम रिलेशन आएगा, A1 B1 इक्वल टू A2 V2, तो यहां से V2 आ जाएगा वही 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो आ गया। अब क्वेश्चन है प्रेशर डिफरेंस, देखो बेटा ये रेफरेंस लेवल। ठीक है, तो PA प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, है ना, प्लस अब ये देखो ये जो टर्म होता है ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो रेफरेंस लेवल लेना है, उससे पोटेंशियल एनर्जी देखो रो G H1 दैट इज H। अब H1 भी ना लिखो,
एच लिखो, ठीक है, प्लस पी बी हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। मानते बच्चों? तो देखो पी ए माइनस पी बी क्या लिखेंगे बेटा, हाफ रो वी टू स्क्वायर हाफ रो वी वन स्क्वायर माइनस रो जी एच, ठीक है। हाफ रो हो गया 10 की पावर 3 और ये 8 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया बच्चों डेंसिटी, माइनस रो 10 की पावर 3 जी 10 ले लो एच 10, ठीक है। अब देखो बेटा ये कितना आ गया था, 24 × 10 की पावर 3 है ना, माइनस 10 की पावर 5। सॉल्व कर लो इसको, क्योंकि ये तो सेम है ना ये टर्म तो, ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो पी ए माइनस पी बी क्लियर है। तो नेगेटिव आएगा, कुछ आएगा लेकिन, तो प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये हमने पहला क्वेश्चन किया, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बच्चों ये फ्लूइड मूव कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ एक ट्यूब लगा दी हमने, स्पीड बी है, यहाँ पे पानी की स्पीड बी है। तो देखो होगा क्या बेटा, ये पानी ना यहाँ से ऐसे जाएगा, मैक्सिमम हाइट पूछिए कितनी हो, सरफेस से कितनी हाइट तक पानी जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों बर्नौली थ्योरम का ही हुआ। देखो यहाँ 2 पॉइंट ले लो, ऐसे ए और ये पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट ये रेफरेंस लेवल ले लिया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे बर्नौली थ्योरम लगा। यहाँ पे देखो बेटा ये वाई डिस्टेंस मान लो पी नॉट, भाई यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी वाई, है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल पर कितनी होती है 0। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ, बस ऐसे समझो आप। और बी पॉइंट पे देखो प्रेशर कितना होगा, एटमोस्फेयर में खुला है पी नॉट, प्लस काइनेटिक एनर्जी, अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों 0, प्लस हाफ प्लस रो जी एच, ठीक है। पी नोट से पी नोट कट गया, रो जी वाई हाफ रो वी स्क्वायर रो जी एच, ठीक है बेटा। रो से रो काट दो, ठीक है। और बच्चों ये आ जाएगा, 1 मिनट, ये वाई भी तो होगा ना रेफरेंस लेवल से ऊपर, प्लस रो जी वाई, एच प्लस वाई लिखना था हमें, ये टोटल हाइट है ना, एच प्लस वाई, ये टर्म था तो ये टर्म इससे कट जाएगा, तो हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू रो जी एच। भाई पोटेंशियल के लिए पूरी हाइट लेंगे ना, यहाँ से रो से रो कट गया, एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g। समझ में आया बच्चों? तो ये मैक्सिमम हाइट आ गई जहां तक फ्लूइड फ्लो कर सकता है। बताओ बेटा समझ में आई नहीं बात? तो देखो अभी एक साइंटिस्ट था, उसने इस बात को नोट किया कि यार पानी तो ऐसे फ्लो कर रहा है जैसे यहां से एक पानी, मतलब इस हाइट से, यहाँ पे स्पीड वी होगी ना, पानी की हर जगह स्पीड वी है, यहां से स्पीड वी से पानी को छोड़ दिया तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, है ना। तो मतलब अगर एक पत्थर को मैं यहाँ से फेंक दूँ स्पीड वी से, जितनी स्पीड पानी की उतनी स्पीड से एक पत्थर को फेंकूँ तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, तो सेम हाइट तक नहीं जाएगा बच्चा, है ना। तो इसलिए ये तो पानी का फ्लो एकदम फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी को फॉलो कर रहा है। मजेदार बात है नहीं? तो उस साइंटिस्ट ने नोट करा, और अभी आएगा थोड़ी देर में वो साइंटिस्ट, लेकिन हमने इस बात पे गौर कर लिया कि हाँ यार ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे एक कंटेनर है बेटा, अच्छी बात है ऐसे, ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है ऐसे एच हाइट तक,
और यहां पे हमने एक स्मॉल एच हाइट पे, ठीक है, ओरिफाइस बनाया, तो पानी ऐसे निकलता है इससे। तो हमसे पूछा जा रहा है ये रेंज कितनी होगी, ठीक है, समझाए बात बच्चों। और ये एरिया ए डैश, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है बेटा। और ए जो है, ए डैश नहीं लेते, इसको ए ले लेते हैं, ठीक है। और बेटा ए डैश है एरिया ऑफ कंटेनर। बहुत सारी चीजें सीखोगे बेटा इस क्वेश्चन से आप, ठीक है। ए डैश है एरिया ऑफ कंटेनर और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो सोचो, जैसे जब यहां से पानी निकलेगा बेटा, है ना, ऐसे जा रहा होगा, तो पानी का लेवल यहां से धीरे धीरे कम होगा। डिपेंड करता है इसका एरिया कितना बड़ा है। अगर इस ओरिफाइस का एरिया बड़ा है तो बहुत तेजी से ये भी पानी तेजी से जाएगा और ये भी तेजी से आएगा। लेकिन अगर ये छोटा है तो ये स्लो होता जाएगा, और बहुत छोटा होने पर तो नेग्लेजिबल स्पीड से ही गिरेगा लेवल, है ना। भाई पानी की बड़ी टंकी घर में रखी है, उसमें छोटा सा होल करो तो पानी तो निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन पानी का लेवल एकदम थोड़ा ही टंकी में गिरेगा, धीरे धीरे गिरेगा, ठीक है। अब देखो, मान लो हमने सोचा ये स्पीड v डैश से आ रहा है पानी नीचे की तरफ, और यहां से स्पीड v से बाहर आ रहा है, तो क्या इनमें रिलेशन होगी कोई? हाँ। देखो भाई, हम तो स्ट्रीम लाइन फ्लो मानते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ए बी इक्वल टू ए डैश वी डैश, है ना, मानते हो बच्चों। और वी डैश इक्वल टू ए बी बाय ए डैश भी लिख सकते हो। समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। देखो बेटा, अब तुम यहां पे ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट 2, इन दो पॉइंट पे बर्नौली थ्योरम लगा। बर्नौली थ्योरम ये रेफरेंस लेवल हो, मतलब अब आप इसके कई बार क्वेश्चन इस्तेमाल करोगे तो आप याद होनी शुरू हो जाएगी। तो देखो, इस पॉइंट पे ओपन सरफेस है तो प्रेशर कितना होगा, पी नॉट, और भाई काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी डैश स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी 0, है ना। देखना जरा, वी स्क्वायर आ गया वी डैश स्क्वायर प्लस 2gh, कैसे सर, रो से रो कट जाएगा, 2 एलसीएम लो, ये बन जाएगा। अब कितनी मजेदार बात पता लगेगी कि यहां से अगर स्पीड वी डैश से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप फेंका जाए तो यहाँ की स्पीड कितनी होती है उसकी, इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी से सेम नहीं होती, है ना। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन कर सकते। तो देखो सोचो बेटा, वी स्क्वायर इक्वल टू वी डैश स्क्वायर प्लस 2gh, तो ये जो थ्योरम है बेटा, यहाँ एक टॉरिसेली थ्योरम है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, वो जो साइंटिस्ट अभी पिछले क्वेश्चन को भी नोट करके गया था ना, उसने ये थ्योरम बनाई। उसने कहा मोशन ऑफ फ्लूइड इन एफ्लक्स, एफ्लक्स मतलब जो धारा होती है, ये जो धारा है, इज सिमिलर टू मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, मतलब बिल्कुल वेरी सिमिलर है, ठीक है, ऐसे लिख सकते। तो देखो बच्चों, आप इसको वी डैश को कैलकुलेट करते हैं, मतलब वी कैलकुलेट करो कितनी स्पीड से बाहर आएगा, तो वी डैश की वैल्यू रखो वहां ए बी अपॉन ए डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2gh, ठीक। इधर ले आओ इसको, वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ए बाई ए डैश का होल स्क्वायर 2gh, वी इक्वल टू 2gh अपॉन 1 माइनस ए बाई ए डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे, ठीक है, ये स्पीड आ गई। अब देखो बेटा, ये स्पीड है जिससे ये पानी बाहर आ रहा है। अगर रेट ऑफ फ्लो पता करना है कि कितने रेट से बाहर आ रहा है पानी, ए इंटू वी कर दो, यहाँ एरिया मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, है ना। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि अगर
इसको बोलते हैं ओरिफाइस, क्योंकि यहां से बाहर आ रहा है। इनफाइस मतलब अंदर जाना और ओरिफाइस मतलब बाहर आना। तो इफ ए इज वेरी 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 लेस देन ए डैश, सोचो, यानी कि ए डैश बहुत बड़ा है, तो समथिंग अपॉन वेरी बिग वैल्यू क्या होता है बेटा, लगभग जीरो होता है ना। तो वी डैश इज नियरली जीरो, है ना। और वी डैश जीरो हो जाए, अच्छा अब इसे देखो, अब ए बाई ए डैश भी जीरो होगा, तो वी नियरली क्या आ जाएगा, √2GH। आप ऐसे ही हिसाब लगाओ कि अगर यहाँ पे स्पीड जीरो हो जाए लगभग, है ना, किसी ऑब्जेक्ट को, ये कह रहे हैं हम, अगर ये एरिया बहुत छोटा है तो ये वी डैश जीरो, तो अगर एक पत्थर को जीरो स्पीड से ड्रॉप करें एच हाइट पे जाके, तो कितनी स्पीड अटेन करता है, √2GH ना। ओ ये तो वैसे ही आ गया फिर, है ना। तो ऐसे पता लग गया, तो स्पीड आ गई है। अब छोटे ओरिफाइस के लिए ही क्वेश्चन करेंगे हम। अब क्वेश्चन ये है कि ये यहाँ से बाहर आ रहा है, तो रेंज कितनी होगी। तो देखो बेटा, ये हाइट h-h है ना, और हमने पढ़ा है कि जब हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है किसी पत्थर को, ऐसे प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया था, तो ये जो रेंज होती है बेटा, ये सब तो याद रखने वाली चीजें, स्पीड इंटू टाइम, और टाइम कितना होता है अंडर रूट हाइट, जो भी है h डैश लिख देता हूँ अपॉन g। ये होता था ना रेंज सीधे प्रोजेक्टाइल की, जब ऐसे ग्राउंड फेंकते हैं हम, तो ये हो जाएगा यहां से रेंज स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना होगा 2, ये हाइट कितनी है h-h अपॉन g, ठीक है। और v की जगह √2GH, 2h-h/g, तो ये हो जाएगा अंडर रूट h इंटू 2 इंटू h इंटू h-h। ठीक है बेटा, थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूं, ये हो जाएगा 2 इंटू h इंटू h-h, है ना। ये रेंज आ गई, कोई डाउट यहां तक। अब देखो, टू इंटू h-h-h, ठीक है। अब देखो ये रेंज है, ठीक है। और भाई अब इसमें भी क्वेश्चन आता है कि बताओ, अब एक बात आप बताओ, जैसे ये अलग अलग होरिफाइस हाइट पे हो, तो यहाँ पे स्पीड कम, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, तो यहाँ अगर बहुत सारे ओरिफाइस हैं, सबसे ज्यादा दूर पानी किससे जाएगा। तो हो सकता है आपको लगे कि सर सबसे ज्यादा दूर सबसे नीचे वाले से, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो रेंज मतलब एच पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम रेंज आप dr/dh करो। अभी आप काम करो, आपका काम है, मैथ्स वाले हो आप, इक्वल टू 0 करो, तो यहां से h आएगा h/2। तो देखो मतलब आप ऐसे सोचो कि एक ओरिफाइस यहाँ हो सकता था, तो उससे पानी बिल्कुल जीरो स्पीड से नीचे गिर जाएगा, यहाँ वाला भी जल्दी टकरा जाएगा, तो सबसे ज्यादा वाला कहाँ जाएगा, बीच वाला जो h/2 पे होगा, सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं हो गया बच्चों, जैसे प्रोजेक्टाइल में जीरो वाले की रेंज भी जीरो होती है, एंगल जीरो जिसका होता है, और 90 वाले की भी रेंज जीरो। जो 45 पे जाता है एंगल, वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरता है। 45 मतलब 90 का आधा, तो पूरे मैक्सिमम हाइट का आधा h/2, उसकी रेंज मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे रख के देखो, रेंज मैक्सिमम क्या हो जाएगा बच्चों, 2h/2 तो रेंज मैक्सिमम कितनी आ गई, हाइट के बराबर, ठीक है, जो कंटेनर की हाइट है। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है ये। अब देखो, तो मतलब जो बीच में ओरिफाइस होगा सबसे ज्यादा दूर रेंज जाएगी उसकी, ऐसे समझ सकते हो, प्रोजेक्टाइल से भी लिंक कर सकते हो। अब मैं आपको और भी चीजें बताता हूं, जैसे ये कंटेनर है, और जैसे दो पॉइंट ले लो आप ऐसे, ठीक है, ये स्पीड v1 और ये v2, ठीक है, ये हाइट h1, ये h2। v1 कितना होगा बेटा, √2GH1, v2 कितना होगा, √2GH2, ठीक है। और इनमें क्या रिलेशन होगा, ओ ये होगा ना, हाँ H2 होगा ना, बस ठीक लिखा था मैंने, H2 वही। और अगर ये डेल्टा H है तो देखो
H2 इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 2G H2 को H1 प्लस डेल्टा H। ठीक है, तो देखो दोनों को स्क्वायर कर दो, V1 स्क्वायर 2GH1, V2 स्क्वायर 2GH1 प्लस डेल्टा H, ऐसे लिख सकते हैं। देखना बेटा, V2 स्क्वायर 2GH1 प्लस 2G डेल्टा H। 2GH1 क्या हो सकता है, बोलो बेटा, V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर 2G डेल्टा H। ठीक है, तो देखो इनमें रिलेशन आ गया, तो इन दो पॉइंट की स्पीड में रिलेशन है। ठीक है, तो मतलब इनके हाइट में डिफरेंस बताओ आप, तो इनकी स्पीड में रिलेशन बना सकते हो। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें, क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, और ये मिड लाइन है, मतलब ये h/2, ये टोटल हाइट h है, पानी भरा हुआ इसमें से, दो ओरिफाइस है बेटा, ये स्मॉल h और स्मॉल h, इन दोनों की रेंज सेम होगी। ठीक है, अब ये बात आपको कैलकुलेट करके देखनी है, ऐसा क्यों हुआ कि दोनों की रेंज सेम है, ये मैं आपको दे देता हूँ। कुछ क्वेश्चन नहीं करते, सारे क्वेश्चन मैं ही करता हूँ, है ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि ये क्या लॉजिक है। आप इसे प्रोजेक्टाइल से लिंक करोगे तो बड़ा मजा आएगा। वैसे आप देखो, जैसे ये आपको अगर यहाँ पे स्पीड पता करनी है, देखो ये कितना हो जाएगा, h/2 माइनस h, है ना, और ये वाला h/2 प्लस h। सोल्व कर सकते हो बेटा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, स्पीड पता लग गई, टाइम गिरने का टाइम आपको पता है, हॉरिजॉन्टल जाता है पानी, देखो ये थोड़ा ऐसे दिखा रखा है मैंने, एक्चुअल में ऐसे जाता है, हॉरिजॉन्टल होता है पहले, फिर धीरे धीरे गिरता है। ठीक है, तो इन दोनों केस में रेंज सेम होगी। अच्छा, इसके बाद देखो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बेटा। जैसे ये ये बर्तन है, ठीक है, h हाइट है, तो यहाँ एक छोटा सा ओरिफाइस है a एरिया का, पानी यहाँ से ऐसे गिरेगा, a' और ये h। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे स्पीड बताओ, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी बेटा। तो यहाँ से एक पत्थर को, अगर ये छोटा ओरिफाइस है तो यहाँ पे पत्थर रेस्ट में मानो, क्योंकि पानी का लेवल रेस्ट में, तो यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी, √2GH। और यहाँ की स्पीड कितनी होगी बेटा, V' √2GH प्लस h। ये भी पता लग गई। मान लो तुम्हें a' पता करना हो, ये पूछा हो कि यहाँ के पानी का एरिया कितना हो जाएगा, AV इक्वल टू a', V'। ठीक है, तो a' आ जाएगा AV अपॉन V'। AV कितना है बेटा, देखो a इंटू √2GH अपॉन V', 2GH प्लस h'। यहां से a' कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा, जैसे जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, और हमने यहां बच्चों ऐसे एक टेबल रख दी, इसके ऊपर कंटेनर है ये, और यहां से पानी जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है रेंज कितनी होगी। ठीक है, तो देखो मान लो ये h है और ये कैपिटल H है, तो स्पीड कितनी होगी बेटा, √2GH होगी। अब देखो, तो ये स्पीड आ गई, ये हाइट कितनी होगी, अच्छा ये भी हाइट h दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2h माइनस स्मॉल h होगी, नहीं होगी, 2h माइनस स्मॉल h, है ना। तो स्पीड पता लग गई, तो रेंज कितनी आ जाएगी बेटा, रेंज स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो जब ये हॉरिजॉन्टल जाएगी ऐसे, तो टाइम कितना होगा, v तो हो गया √2GH, और टाइम होगा 2h अपॉन g, तो h दैट इज 2h माइनस h अपॉन g, ऐसे लिख सकते हो। ये रेंज आ गई, और फॉर मैक्सिमम रेंज h कितना आएगा, देखो मजेदार बात है, आप डिफ्रेंशिएट करना, dr/dh इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगा कैपिटल H। ठीक है, तो ये h इक्वल टू h आ जाएगा। अब देखो यहीं पे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा,
जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, और भाई एच हाइट है इसमें पानी, एच हाइट तक भरा है पानी। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर ये खाली हो रहा है गिलास ऐसे, ठीक है, तो ये एरिया, इसका ऊपर का एरिया, बेस का एरिया है ए डैश और ओरिफाइस का एरिया है ए। तो पूरा पानी खाली होने में टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन टू बी एम्प्टी, ठीक है, कंप्लीट एम्प्टी होने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो देखो बेटा, जब ये आ रहा होगा ऐसे, यहां से पानी निकल रहा होगा, कितनी स्पीड से, हमें क्या रखा है कि स्मॉल ओरिफाइस है तो हम स्पीड जनरली क्या ले लेते हैं, अगर ये पानी का गिर रहा है लेवल तो किसी टाइम हमने एच डिस्टेंस मान ली, तो स्पीड हो जाएगी √2gh, और ये थिकनेस कितनी होगी बेटा? dh, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? a इंटू वी इक्वल टू ए डैश वी डैश, ठीक है, a इंटू वी इक्वल टू ए डैश वी डैश, वी डैश से जिस स्पीड से पानी आ रहा है। अब देखो ए, वी की जगह क्या होगा? √2gh, ए डैश और 2g, और वी डैश कितना होगा बेटा बताओ? -dh अपॉन dt, ठीक है, dh अपॉन √h, ठीक है, dh अपॉन √h ऐसे लिखेंगे, a बाय a इंटू √2g अपॉन ए डैश dt, ऐसे लिखेंगे ना बच्चों। dh माइनस dh क्यों? क्योंकि जिस रेट से पानी नीचे जा रहा होगा वो हाइट चेंज हो रही होगी, उसी रेट को तो स्पीड बोलेंगे बेटा, ठीक है। अब देखो t इक्वल टू 0 पे हाइट कितनी थी? स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल H, और टाइम t पे 0, तो पूरे की आ जाएगी। मान लो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बताओ बेटा h/3 तक कितनी टाइम लेगा, तो h से h/3 कर दो, यहाँ पे h और यहाँ h/3, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, h की पावर -1/2, तो -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 माइनस a√2g अपॉन ए डैश dt 0 से t, ठीक है, और ये h से 0, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा √h और ये 2 ऊपर, h से 0 माइनस a बाई ए डैश √2g और ये t आ गया, ठीक है। अब देखो 2 और जब माइनस रखेंगे √2h एज इट इज, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर क्या आएगा बेटा? t इक्वल टू आएगा 2√h बाय 2g और a डैश बाय a, ठीक है। यानी कि जो टाइम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h। अब आप एक फॉर्मूला भी बना सकते हो, ये आंसर है। आप एक फॉर्मूला भी बना सकते हो कि अगर मान लो ऐसे बोल दे कि ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें ओरिफाइस से पहले h1 हाइट तक पानी भरा था, तो इसे खाली होने में टाइम t1 लगा। अब पानी जो भरा है इसी कंटेनर में, थोड़ा चौड़ा बन गया मुझसे, h2 हाइट तक पानी भरा है, अब टाइम t2 कितना लगेगा? तो देखो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है ना बेटा, √h के अलावा ये सब कांस्टेंट नहीं है, तो एक फॉर्मूला बना सकते हो t1 बाई t2, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम है तो h1 बाई h2। तो इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो, शॉर्टकट बन गया ये कि 10 मिनट में पानी खत्म होने में इतना टाइम लगा, तो अगले 10 मिनट में कितना खत्म होने में टाइम लगेगा, यहां से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, हेमिस्फेरिकल कंटेनर आ जाए रेडियस r का, इसमें पानी भरा हुआ है बच्चों ऐसे, और यहाँ छोटा सा ओरिफाइस बना है, कितना टाइम लगेगा? तो देखो आप ऐसे सोचो कि यार इसमें भी ऐसे ही होगा, किसी टाइम यहाँ पे h थिकनेस ऐसे और ये dh, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला a, और पानी यहाँ जब बाहर आएगा तो h हाइट होगी तो √2gh, ठीक है, तो a इंटू √2gh, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे एरिया देखो, तो यहाँ पे रेडियस कितना होगा, तो ऐसे सोचो ये रेडियस r
और ये लेंथ पूरी आर के बराबर होगी, भाई रेडियस तो हर जगह पूरा आर रहता है ना, तो ये कितना होगा आर माइनस एच, ठीक है आंते बच्चों, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा आर। तो पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर माइनस माइनस आर माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओ सॉरी माइनस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 आर एच, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 आर एच माइनस एच स्क्वायर, ये एरिया। अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे एरिया बाई आर स्क्वायर इंटू माइनस डी एच बाई डी टी, ठीक है, और आर की जगह ये वैल्यू रख लोगे, ठीक है, बस फिर सॉल्व कर लोगे। लिमिट अगर देखो जहां डी टी होगा इधर एक कांस्टेंट होगा, कुछ वैल्यूज होंगी और डी एच होगा, तो एच इनिशियली 0 तो टाइम 0 है ना, ओ सॉरी एच इनिशियली आर होगा क्योंकि पानी पूरा भरा होगा, तो एच की हाइट वैल्यू आर टाइम 0 और एच 0 करने पे टाइम, यहाँ से ऐसे सॉल्व कर लोगे, आर की वैल्यू रख लो, ठीक है। तो कैलकुलेशन तुम्हारा काम है बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखो अब वेंचुरीमीटर, ठीक है, वेंचुरीमीटर की बात करते हैं। वेंचुरीमीटर क्या होता है? वेंचुरीमीटर होता है डिवाइस जिससे फ्लो मेजर करते हैं, ठीक है। फ्लो कैसे मेजर करते हैं, देखो देखो बेटा, जैसे किसी पाइप में पानी जा रहा है, जैसे या गैस जा रही है जैसे सीएनजी पाइपलाइन होती है, पीएनजी, तो किसी पाइप में पता करना है भाई किस रेट से फ्लो कर रहा है, तो पाइप को ऐसे दो पाइप के बीच में इस डिवाइस को कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसको, इसमें क्या है, ऐसे एक पाइप होगा यहाँ और एक पाइप यहाँ होगा, ठीक है, और इससे फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया A2, यहाँ स्पीड V1, यहाँ स्पीड V2, ये हाइट H2 और बच्चों ये हाइट H1, ठीक है, समझा बच्चों, ये A ये B, ठीक है, मानते बच्चों। इस तरीके से देखो, सोचो इन दो पॉइंट पे आप, हमें यहां पता करना है कि ये स्पीड क्या है और रेट ऑफ फ्लो क्या जा रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो जो यहां पे होगा वही यहां पे होगा, और जिस पाइप के बीच में कनेक्ट किया होगा वहां पे भी वही जा रहा होगा, ये तो अंडरस्टूड है। तो हम रेट ऑफ फ्लो भी कैलकुलेट करेंगे और वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि जो रेट ऑफ फ्लो होगा बच्चों डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दैट इज A1 V1 पता कर लो या A2 V2 पता कर लो, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब देखो हमने क्या काम किया, ये दो पॉइंट ले लिए A और B, ठीक है, समझाया। इस पॉइंट पे प्रेशर लिखेंगे PA प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1, ठीक है। B पे पता करेंगे PB प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2, ठीक है, PB ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें हाइट ज्यादा क्यों है? जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है ये हाइट क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा है, स्पीड कम है, तो स्पीड कम है इसका मतलब यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा है तो ऊपर उठा देगा लिक्विड को, है ना, इसलिए ऐसा है। अब तुम सोचो बेटा, ए पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, ओ थोड़ा मैंने अप्रोच गलत दिखाया आपको, ठीक है, थोड़ा समझाता हूं। इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, देखो यहाँ बर्नौली थ्योरम लगा रहे हो आप, इस पॉइंट पे प्रेशर होगा P नॉट प्लस रो G H1, ये प्रेशर होता है बेटा हाइट की वजह से ऐसे, और प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
और पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मैंने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की तरह लिखा। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल से ऊंचाई पर डिपेंड करती है, तो प्रेशर है ना यहाँ पे ऊपर ओपन है, पी नोट प्लस रो जी एच, और इक्वल टू हाफ, यहाँ पे जाएंगे तो पी नोट प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। ठीक है बेटा, पी नोट से पी नोट कट गया। ठीक है, अब देखो रो जी एच वन माइनस एच टू इक्वल, ठीक है, हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस हाफ रो वी वन स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ठीक है, रो जी एच वन माइनस एच टू। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों? अब देखो रो से रो कटी है, अब हमें, अब एच वन माइनस एच टू ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी बेटा, इसको एच मान लेते हैं, तो टू ये एच लिख दिया और टू इधर आ जाए तो टू जी एच हाफ। ओ हाफ तो रहा ही नहीं अब, है ना। V2 की वैल्यू कितनी होगी, A1 V1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, V1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH अपॉन A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। देख लो बेटा, और स्क्वायर हटाना चाहते हो तो क्या होगा, बोलो बेटा, स्पीड V1 आ जाएगी ना, तो स्पीड आ गई, और आपको रेट ऑफ फ्लो पता करना है, तो स्पीड में एरिया मल्टीप्लाई कर दो, रेट ऑफ फ्लो कितना आ जाएगा, A1 V1 यानी कि A1 रूट 2GH अपॉन A1 माइनस A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। सीधा सीधा क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी एरिया दे देगा कभी स्पीड, तो ये बिल्कुल सीधा न्यूमेरिकल बनेगा इसमें। ठीक है, अब देखो बेटा दूसरा वेंचुरी मीटर, अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये ओपन रहती है ट्यूब यहाँ से, तो अगर गैस फ्लो मेजर करें तो गैस तो बाहर निकल जाएगी, तो इसके लिए दूसरी ट्यूब है, उसको बोलते हैं बच्चों पिटॉट ट्यूब, और वेंचुरी मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, वेंचुरी मीटर भी बोलते हैं। कैसी होगी ये, देखो जैसे इस तरीके से, ठीक है, इसमें फ्लूइड मूव कर रहा है बेटा। ठीक है, ये ऐसे होती है, ऐसे यहां से ये कनेक्ट कर दी जाती है पाइप को के बीच में, और यहां इसमें मरकरी भरी हुई है बेटा, मरकरी। ठीक है, Hg। तो देखो दोनों लिम में हाइट बराबर नहीं है, इधर हाइट में डिफरेंस है। ठीक है, और बच्चों इसमें ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये एरिया A1, यहाँ पे स्पीड V1, ये एरिया A2 और यहाँ पे स्पीड V2। ठीक है, तो देखो इन यहाँ पे दो पॉइंट ले लो आप, A और B। ठीक है, पहले तो यहाँ पे पता है डेल्टा Q बाई डेल्टा T, रेट ऑफ फ्लो सेम होगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, फर्स्ट इक्वेशन। और फिर हमें पता है कि इन दोनों जगह आप प्रेशर इक्वेट कर सकते हो, PA प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी ओ, बस ये लिखेंगे इक्वल टू PB प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ रेफरेंस लेवल यही ले लिया। अब प्रेशर समझ में नहीं आ रहा कितना है, तो हमने PA लिख लिया। ठीक है, क्योंकि बंद है ना ये। और देखो PA माइनस PB इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। देख रहे हो बच्चों, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। अब आपको पता होना चाहिए प्रेशर डिफरेंस, अगर देखो बच्चों ये मरकरी है, अगर दोनों लिम में हाइट सेम होती तो इसका मतलब ये था कि दोनों जगह प्रेशर सेम है। एक तरफ मरकरी ज्यादा उठी हुई है, इसका मतलब ये जो डिफरेंस पैदा हुआ ये प्रेशर के डिफरेंस की वजह से पैदा हुआ होगा। तो सीधे सीधे हम इसको क्या लिख सकते हैं, रो डैश जी एच। रो डैश क्या है, डेंसिटी ऑफ मरकरी। ठीक है बेटा, अब देखो हाफ रो V2 स्क्वायर, V2 कितना होगा, A1 V1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे
तो V1 कितना है बेटा, 2 रो डैश GH अपॉन रो A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब देखो ये V1 आ गया। ठीक है बेटा, ये V1 आ गया, एरिया मल्टीप्लाई करो तो रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा जैसे पहले। इस तरीके से भी हम रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपने बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट समझे। इसके और कुछ थोड़े से क्वेश्चन में और एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बच्चों इसको कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो। बाय बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बर्नौली थ्योरम के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो बर्नौली थ्योरम के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये ऐसा कुछ है, ये सिरिंज होती है ना जैसे, और भैया यहां से ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है एक। ठीक है, ए इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है और ये थिक ट्यूब, ये जो ट्यूब है ना, और ये जो यहाँ ओरिफाइस है इसका एरिया है स्मॉल ए। ओरिफाइस ये छोटा ही होगा, ओरिफाइस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर कोई फ्लूइड है, मान लो ये ऐसे, तो ये कितनी स्पीड से बाहर आ रहा होगा। डेंसिटी भी दे रखी है बेटा फ्लूइड की। ठीक है, तो देखो हमें स्पीड पता करनी है वहां पे, तो यहाँ पे कोई तो स्पीड होगी बेटा, मान लो वी डैश है, जब हम इसे पुश कर रहे हैं ऐसे, है ना, तो यहाँ पे स्पीड वी डैश है। तो हमने यहाँ पे लिखा एरिया ए वी डैश इक्वल टू ए इंटू वी, मानते बच्चों। तो यहाँ से वी डैश आ गया ए बी अपॉन ए, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे और यहाँ पे। अब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ और यहाँ 2 पॉइंट लगाता हूँ ए और बी। इन दोनों पॉइंट पे ना बर्नौली थ्योरम लगाते हैं। तो ए पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एक इस फोर्स का प्रेशर, है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी डैश स्क्वायर। भाई यहाँ पे फ्लूइड है, तो वहां जाके प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नोट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, पी नोट से पी नोट कट गया। देखो बेटा अब ध्यान से सुनो, हाफ एफ बाई ए, ठीक है, हाफ रो वी स्क्वायर माइनस वी डैश का स्क्वायर, उधर जाएगा, ये हो जाएगा 2f बाई ए इंटू रो वी स्क्वायर माइनस वी डैश की वैल्यू ये रखो ए बाई वी अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में जाते हैं, तो वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ऐसे इक्वल टू 2f अपॉन ए रो। ठीक है, v इक्वल टू आ गया बेटा 2f अपॉन ए रो इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए, इस पूरे का रूट। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो अगर इफ a इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल ए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 के पास। v क्या आ जाएगा, v 2f अपॉन ए रो। तो ऐसे यहां से फ्लूइड की स्पीड आ गई। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। अब देखो इस जैसे ही एक और क्वेश्चन होता है बेटा स्प्रेयर का, मैंने बताया था ना पिछली क्लास में स्प्रेयर पढ़ाया था। तो एक क्वेश्चन है, ये आईआईटी में भी आया हुआ है। इसमें क्या है देखो ध्यान से सुनो, देखो ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है इसमें। ठीक है, और बच्चों यहां से क्वेश्चन है कि फ्लूइड कितनी स्पीड से बाहर आया। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एयर भी होगी, ऐसे यहाँ तो एयर होती है बेटा, है ना, एयर भी आएगी बाहर और फ्लूइड भी बाहर आएगा, दोनों मिक्स होके आएंगे, मतलब समझ रहे हो बच्चों। तो ये क्वेश्चन है। अब देखो देखो बेटा, एक तो इस क्वेश्चन में ये हाइट दे रखी है,
ये हाइट और ये ओपन है। तो पहले, और यहाँ पे हमें स्पीड दे रखी है बेटा कि ये v1 स्पीड से चल रहा है और इसका एरिया है a1 और इसका एरिया a2। ठीक है, देखो लॉजिकली सॉल्व करते हैं। पहले हम एयर की स्पीड पता कर लेते हैं यहाँ पे। तो a1 v1 इक्वल टू, और यहाँ पे या यहाँ पे हर जगह एयर की स्पीड सेम होगी, तो मैं यहीं पे मान लूँ। तो a2 इंटू वी ऑफ एयर। तो एयर की स्पीड आ गई बेटा कितनी, a1 v1 अपॉन v2। ठीक है, बड़ी इजी तरीके से आ गया भैया, तो है ना। अब क्वेश्चन है कि अब देखो, जैसे तुम यहाँ पे एक पॉइंट लो बेटा, ठीक है, उस पॉइंट पे और इस पॉइंट में एयर को कंपेयर करो। एयर के बारे में सोचो, फ्लूइड भी जा रहा है लेकिन अभी एयर के बारे में सोचना है। तो ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये, ठीक है, दो पॉइंट ले लो, मैं इसको m लिख देता हूँ, इसको n। यहाँ बर्नौली थ्योरम लगाओ, तो पॉइंट P पे जो प्रेशर होगा, P m पे लिख देते हैं P प्लस यहाँ पे एयर की स्पीड होगी हाफ रो, है ना, हाफ रो v, यहाँ पे जो स्पीड होगी बेटा एयर की, हाफ रो v a स्क्वायर। और जब ये बाहर निकलेगी तो देखो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ ना दो पॉइंट ऐसे लेते हैं m और n, ठीक है, और m पॉइंट पे मैं प्रेशर मान लेता हूँ P, भाई कुछ तो प्रेशर होगा, प्लस हाफ रो v a स्क्वायर, यहाँ पे जिस भी लिक्विड जिस स्पीड से आ रहा होगा। और ये मानते हैं कि एटमॉस्फेयर में ये बाहर ओपन है, तो वहाँ एयर को रेस्ट मान लेते हैं, रेस्ट में, तो वहाँ प्रेशर कितना होगा P नॉट। तो यहाँ से प्रेशर आ गया P नॉट प्लस हाफ रो v a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी स्पीड मान लो v है, तो यहाँ दो पॉइंट लो बेटा, m मतलब लिक्विड का पॉइंट हिसाब से लो, इसको लिख लेते हैं हम पॉइंट b और यहाँ पे पॉइंट a। ठीक है, अब लिक्विड के हिसाब से देखो, इस पॉइंट पे बर्नौली थ्योरम लगाओ, रेफरेंस लेवल ले लो इसको, तो कितना हो जाएगा P नॉट, है ना, और लिक्विड ऑलमोस्ट रेस्ट में होता है, यहाँ पे पोटेंशियल सी जीरो। अब ये ऊपर जाएगा P नॉट इक्वल टू, इस पॉइंट पे बच्चों ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पहले प्रेशर देखो P हो जाएगा प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी एल स्क्वायर, देखो लिक्विड होगा ना, रो एल लिख देते हैं लिक्विड के लिए, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच। ये दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी, इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं बेटा। देखो ये दोनों प्रेशर के बराबर हो, नहीं यहां से एक मिनट, P इक्वल टू आ जाएगा, P इक्वल टू आएगा P नॉट माइनस हाफ रो एल वी एल स्क्वायर प्लस रो जी एच। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन में, तीसरी कह देते हैं इसको। P यहाँ से देखो P इक्वल टू ये था और इससे ये, तो दोनों को इक्वेट कर दो सेकंड और थर्ड को, तो ये हो जाएगा P नॉट प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो बेटा ये इक्वेशन P नॉट प्लस माइनस हाफ रो एल वी एल स्क्वायर प्लस, और ये लिक्विड की हाइट है रो एल जी एच। ठीक है, रो एल, अब देखो P नॉट से P नॉट कट गया। ठीक है, तो देखो बच्चों हाफ रो वी ए स्क्वायर, ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं बच्चों, रो एल वी एल स्क्वायर, इसको इधर ले गए, रो जी एच, ठीक है, लिक्विड माइनस हाफ रो वी ए स्क्वायर, तो यहाँ से वी एल देखो कितना आ जाएगा, रो एल जी एच माइनस हाफ रो वी ए स्क्वायर अपॉन टू, तो इधर चला गया अपॉन रो एल। तो लिक्विड की वेलोसिटी आ गई बेटा, जिससे ये लिक्विड यहाँ से बाहर आए। ठीक है, और अगर इनटू एरिया कर देंगे तो क्या आ जाएगा कि रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा इससे। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हमने देखा। अब इसके अलावा मैंने पिछली क्लास में बच्चों आपको एक पिटोट ट्यूब कराई थी, ठीक है, उसी जैसा पिटोट ट्यूब का ही थोड़ा सा एक डिफरेंट सा रूप बन जाता है। जैसे देखो
अ, ऐसे, ठीक है बेटा, मतलब ये ट्यूब ही ऐसे, और यहां से फ्लूइड फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, कोई भी गैस जो फ्लो कर रही होगी। और यहां बच्चों हमने क्या काम किया, इसमें ना ऐसे मरकरी ऐसे ऐसे पड़ी हुई है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, इतना यूनिफॉर्म बना नहीं पाया मैं डायग्राम, मतलब थिकनेस इसकी सेम है, तो मरकरी ऐसे आ जाती है बच्चों, ठीक है। तो ये हाइट होती है h। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ यहाँ पे जैसे जो फ्लो है उसकी स्पीड कितनी है, रेट ऑफ फ्लो कितना है, इसका एरिया a मान लो, इसका एरिया बहुत स्मॉल है, स्मॉल a मान लो, ठीक है। तो देखो बेटा कैसे सोचते हैं, इसमें इसमें फ्लो है, बस यहाँ ये मरकरी पड़ी है, मान लो इसकी डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं, फ्लूइड की डेंसिटी रो, ठीक है। अब तुम देखो ध्यान से, आप यहाँ दो पॉइंट लो, एक बाहर ए और इसके जस्ट अंदर बी, ठीक है। तो ए पॉइंट पे प्रेशर होगा बच्चों, मतलब बर्नौली थ्योरम लगा रहे हैं, P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, ठीक है, हाफ रो वी स्क्वायर बस इक्वल टू बी पॉइंट पे देखो, बी पे प्रेशर कितना होगा, P2 मान लो आप, है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि देखो जो ये फ्लूइड इसके अंदर ट्रैप हो गया, ये जो फ्लूइड ट्रैप हो गया तो रेस्ट में आ जाता है ना भाई, ये पूरा नहीं भर गई होगी इससे, है ना, तो ट्रैप हो गया, तो स्पीड जीरो, तो यहां से P2 माइनस P1 इक्वल टू आ गया हाफ रो वी स्क्वायर, मानते बच्चों। अब तुम देखो ये उसी का रूप है जो मैंने पिछली क्लास में कराया था। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे प्रेशर इस पॉइंट पे P2 है और यहाँ पे P1 है, उसका डिफरेंस की वजह से लिक्विड ऊपर राइज हो गया इतना, तो ये ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, इतने प्रेशर डिफरेंस के बराबर नहीं होगा। तो P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा बच्चों, P2 माइनस P1 इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, सिग्मा जी एच नहीं होना चाहिए, रो जी एच जैसे लिखते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्मा जी एच इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। तो वी इक्वल टू 2 सिग्मा जी एच अपॉन रो, ये स्पीड आ गई, तो यहाँ से फ्लो की स्पीड पता लग जाए कितनी स्पीड से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। क्लियर है बेटा। अब एक दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ऐसे देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। जैसे यहाँ ना ऐसे एक ओरिफाइस है, ठीक है, और इसका रेडियस है R1, ठीक है। अब देखो यहाँ ना एक ऐसे सिलेंडर रखा हुआ है और इसका रेडियस है बेटा R2, थोड़ा डायग्राम चौड़ा करना पड़ेगा नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पानी है बच्चों सारे में, पानी ऐसे गिरेगा ना यहाँ से, और पानी की हाइट है h, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे यहाँ एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसे है जैसे कोई कंटेनर है उसमें यहाँ और होल हो, उसके ऊपर ऐसे रख दिया ये ग्लास जैसा कोई सिलेंडर, जिससे साइड से पानी ऐसे धीरे धीरे जा रहा है और इस ट्यूब से आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई तीन पॉइंट लेते हैं, एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। सोचो बेटा, ऐसे सोचना है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि यहाँ पानी जो जा रहा होगा ऐसे ओरिफाइस से जा रहा है, तो इस पॉइंट पे जो पानी का एरिया, और ये ऐसे सर्कुलर पार्ट से आ रहा होगा बेटा ऐसे, और यहाँ ऐसे इमेजिन करना है आपको कि पानी का जो ओरिफाइस है उसकी थिकनेस होगी कुछ, हम ये मान लेते हैं कि भाई टी थिकनेस है, मान लो इसकी जो गैप है, टी थिकनेस का गैप है, ठीक है। तो कितने एरिया से पानी, अब मैं इन दो पॉइंट पे अप्लाई कर रहा हूं, एक तो इस पॉइंट पे, ठीक है, और इस पॉइंट पे,
इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूँ 1, इसका 2 और इसका 3। तो 1 और 2 पे लिख रहा हूँ, तो A1V1 इक्वल टू A2V2। ठीक है, A1 कितना होगा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर ओ, गलत है ये, 2πr1 इंटू टी। ये क्या मतलब हुआ बच्चों, ऐसे सोचो, ये ना ऐसे जैसे सीढ़ी की थिकनेस दिख रही है ना, इतने एरिया क्रॉस सेक्शन से पानी ऐसे जा रहा होगा, कितनी लेंथ होगी उसकी 2πr, और थिकनेस कितनी टी। समझ रहे हो आप ये बात। जैसे मैं कहूँ कि ऐसे ये थिकनेस है, इससे पानी जा रहा है, तो इसको सीधा करो, तो इसका सीधा करके कितना आएगा 2πr लेंथ, और ये थिकनेस है टी गैप, तो पानी ऐसे जा रहा है ना इस गैप से, ऐसे अंदर की तरफ इधर, तो ये 2πr इंटू टी और V1, और यहां पे सोचो 2πr स्मॉल आर, इस स्मॉल आर पे प्रेशर पूछा है, तो यहां पे कोई तो स्पीड होगी पानी की, तो V2 इंटू टी। देखो बेटा R1 V1 इक्वल टू V2 इंटू स्मॉल आर। ठीक है, प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन, समझ में आया। अब इन 3 पॉइंट पे बर्नौली थ्योरम लगा दो, रेफरेंस लेवल ले लो इसको। तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, एनर्जी टोटल P0 प्लस रो जी एच, होगा नहीं होगा, ठीक है, P0 प्लस रो जी एच। यहां पे जब 2 पे जाओगे आप, तो प्रेशर मान लो P, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ रो, और बच्चों इस पॉइंट पे हमने क्या ली थी स्पीड, V2 स्क्वायर। और जब यहां पे जाएंगे, ठीक है, तो यहां पे बच्चों ये ओपन है, यहां पे ध्यान रखना इधर ओपन है एयर में ये, तो यहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा पानी का, P0 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा ये 3 इक्वेशन हो गई, एक ये और एक ये, 2 इक्वेशन तो ये हुई और एक ये तीसरी। समझ रहे हो 3 कैसे हुई है, एक इक्वेशन ये, और ये लिखी तो ऐसी एक लाइन में, लेकिन ये अपने आप में 2 इक्वेशन है। इनको सॉल्व करके आपको प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्रेशर की वैल्यू बच्चों आंसर आएगा आपका P0 प्लस रो जी एच इंटू 1 माइनस, ये मैंने लिख रखा है R1 स्क्वायर, काफी लंबी कैलकुलेशन है, R स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका यूज करोगे और उनका यूज करके ये आंसर आ जाएगा प्रेशर। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है साइफन का। ठीक है, साइफन का कंसेप्ट देखो क्या होता है। साइफन का कंसेप्ट, जैसे ये ट्यूब है, और कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं इसका एक्सपेरिमेंट भी सिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा। जैसे पाइप है कोई, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में ये डिस्टेंस है बेटा D, ये H2 और ये H1। ठीक है, साइफन में क्या किया जाता है कि जैसे पूरी पाइप है ये पूरा, तो इसमें ना मतलब इसमें पहले पानी भरा जाता है, पूरे में लिक्विड भरा जाता है, जो भी लिक्विड है तो मैं आपको बाहर निकालना है इसको। तो पूरे पाइप को ऐसे कनेक्ट करा और भाई ऐसे इसमें डुबो दिया। ठीक है, तो यहां से लिक्विड बाहर आएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि कितनी स्पीड से लिक्विड बाहर आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। तो देखो सोचो, हमने यहाँ 2 पॉइंट लिए बेटा, हमें स्पीड बतानी है यहाँ पे, तो हमने 2 पॉइंट लिए, एक तो यहाँ, ठीक है, पॉइंट हमने इसका नाम रख लिया A और इसका नाम रख लिया B। ठीक है, अगर हमें स्पीड बतानी कितनी स्पीड से बाहर आएगा, तो देखो यहाँ बर्नौली थ्योरम लगा लेते हैं, ये रेफरेंस लेवल हो गया, ये इसको ही रेफरेंस लेवल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, ए पे P0 ओपन सरफेस है, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो प्रेशर ओपन एटमॉस्फेयर में P0, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, लेकिन रेफरेंस लेवल से कितना नीचे है, नीचे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, रो जी H2 प्लस डी। ठीक है, P0 से P0 कट गया, रो 0 में चला गया, V इक्वल टू आ गया 2GH2 प्लस डी, इसका अंडर रूट, ये स्पीड आ गई। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं C,
फाइंड प्रेशर ऑफ पॉइंट सी। अब देखो ये ऐसे पानी बाहर क्यों आता है, क्योंकि देखो बेटा ये यहाँ है ना, यहाँ पे 2 पॉइंट लो, यहाँ पे जो प्रेशर है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है यहाँ पे पी नॉट प्लस रो जी एच है, इस पॉइंट पे प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया ना इस पॉइंट का प्रेशर, और यहाँ पे ओपन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब रेस्ट से क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, इसलिए पानी बाहर आया। भाई यहाँ पे प्रेशर है पी नॉट प्लस रो जी एच और यहाँ पे प्रेशर है पी नॉट ओनली, तो उस प्रेशर से ये मूव कर सकता है नहीं लिक्विड। हाँ लेकिन पहले से कनेक्ट होना चाहिए, पूरे में पानी भरा होना चाहिए, तभी पानी भेज सकता है ये। तो इस साइफन का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो तुमसे कहा जाए कि भाई इस पे प्रेशर बताओ सी पॉइंट पे, है ना, तो देखो पॉइंट पी सी, तो तुम यहाँ पे देखो बेटा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे बर्नौली थ्योरम लगा दो, तो पी सी प्लस वहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, है ना, और यहाँ आएंगे तो पी बी प्लस हाफ रो, है ना, वी स्क्वायर, है ना, पी बी, और पी बी तो पी नोट होगा, हाफ रो वी स्क्वायर, स्पीड तो सेम होगी ना, सेम ट्यूब है। अच्छा प्लस, अब देखो और लेकिन रेफरेंस लेवल हमने क्या मान रखा है, ये ध्यान दे, इसको रेफरेंस लेवल मान लिया इस बार, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ली है, तो जब नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी ना, तो माइनस रो जी एच वन प्लस डी प्लस एच टू, ठीक है, तो पी नोट से पी नोट तो नहीं कटेगा, ये तो जिंदा रहेगा, हाँ ये टर्म कट गया, तो प्रेशर एट सी कितना हो जाएगा, पी नोट माइनस रो जी एच वन प्लस एच टू प्लस डी, ठीक है, समझ आई बात बच्चों। और सी पे प्रेशर जो होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, सोचो बच्चों। तो पीसी मतलब ये भी काम आ जाता है कंडीशन, कई बार ये एच वगैरह में रिलेशन पूछ लेता है, तो प्रेशर एट पी सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आया बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब अगर पी सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो पी नोट माइनस रो जी एच वन प्लस एच टू प्लस डी इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ से भी ये कंडीशन बन जाती है जो काम आ जाती है कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है, तो ध्यान रखना है। साइफन का कंसेप्ट आपको समझा दिया, तो ये क्वेश्चंस थे बर्नौली थ्योरम के। अब हम विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।